सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे कोर्स में तो खैर नहीं है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स दैट इज कॉल्ड OP-Amp, ऑपरेशनल एम्पलीफायर OP-Amp। ये जो OP-Amps होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं OP-Amps, AMP एम्पलीफायर। इन एम्पलीफायर के साथ हम कुछ रेजिस्टर कैपेसिटर लगाते हैं और वी कैन से इंडक्टर लगा के इस एम्पलीफायर से फिर हम अलजेब्रा की जो बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड वी कैन से डेरिवेटिव या वी कैन से जो हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन है या डेरिवेशन है, इसको हम इस OP-Amp से करते हैं, मुख्तलिफ किस्म से IC से फिर हम करते हैं। तो पुराने ज़माने में जो लोग यही सी को इस्तेमाल करते थे, इस ट्रांजिस्टर के साथ थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो इससे मुख्तलिफ किस्म के मैथमेटिकल ऑपरेशन अंजाम देते। इसी वजह से इसको हम कहते थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर्स होता है बेटा, ये असल में द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्पलीफायर इज दिस वन। इट हैज टू आउटपुट, two input and one output. This is called V out, and this is called positive terminal, this is called negative terminal, and to operate it needs some power supply. This is, we can say, power supply. यहां से तुमने इसको क्या देना है, इनपुट देना है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। व्हाट डज इट मीन, मैं समझा देता हूं। और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग इनपुट या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। मतलब ये अगर आप इसको फॉर एग्जांपल ये इनपुट आपने इसको दे दिए, ये तो ये आगे जाकर एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन विद द सेम फेज, और यहां पे अगर तुमने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल इस तरह दे दिया, तो ये इसको क्या करेगा, शाबाश, एम्पलीफाई करेगा लेकिन इसको इन्वर्ट करेगा, ऐसे करेगा, नीचे से ऐसे। कितने डिग्री पे करेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट लेके आएगा। इसी वजह से इसको हम कहते हैं इन नॉन इन्वर्टिंग और इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। समझ में बात आ रही ना, एमन, ये आपको मैं कह रहा हूं। अब आपने किस तरह याद रखना है बेटा, जरा तुम ईमान से बोलो, पॉजिटिव से हम क्या नेगेटिव बना सकते हैं? नेगेटिव आसानी के साथ हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर मैं कहता हूं नेगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं, तो इसको हम बना सकते हैं। देखो, नेगेटिव से हम पॉजिटिव बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिससे हम बना सकते हैं, इसका मतलब कि इस नेगेटिव को हम इन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको आपने इन्वर्टिंग इनपुट कहना है, और इसको हमने क्या कहना है, नॉन इन्वर्टिंग। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। जो एम्पलीफायर होता है बेटा, एम्पलीफायर, यहां पे मैंने इनपुट दे दिया V1, यहां पे मैंने इनपुट दे दिया V2, उसका अपना गेन होता है। इस गेन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो गेन होता है आउटपुट का, वो A इंटू वी कैन से V1 माइनस V2, द डिफरेंस बिटवीन दिस इनपुट मल्टीप्लाई बाई द गेन ऑफ दैट एम्पलीफायर। सो इस गेन को फिर हम ओपन लूप कहते हैं, ओपन लूप गेन। इसको हम ओपन लूप क्यों कहते हैं, इसमें बहुत से सारे और हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक एम्पलीफायर है, सो ये मेरे साथ एक एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसका जो गेन है इसको हम ओपन कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात पर बेटा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ऐसे हम कहते हैं कि दिस हेयर इज एन एम्पलीफायर, हेयर इज एन एम्पलीफायर। यहां से हम फीडबैक लेके आते हैं, या हम नेगेटिव को देते हैं या हम किसको देते हैं, शाबाश, वी कैन से इसको फिर हम कहते हैं क्लोज्ड लूप। इसको हम क्या कहते हैं, फिर हम क्लोज्ड लूप गेन हम कहते हैं। और इस वाले को हम क्या कहते हैं, ओपन लूप गेन। और यहाँ पे भी इनपुट होते हैं, यहाँ पे भी इसके साथ क्या होता है, इनपुट होता है। सो ये बाज़ औक़ात हम ऐसे फिर करते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, तो यहाँ पे हम V1 करते हैं। तो फिर इसका जो गेन है वो A इंटू क्या होता है, V1 होता है, A इंटू V1 होता है।
और बाज ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम इसको क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, इनपुट हम यहाँ पे देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने इसको V2 का नाम दिया, तो इसका जो गेन होगा वो -V2 इंटू ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का मतलब है कि ये इन्वर्ट करेगा। सो दिस वाज वी कैन से बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैंने आपने पूछा था कि हमने किसको इन्वर्टिंग कहना है, किसको हमने क्या कहना है, नॉन इन्वर्टिंग कहना है। आपकी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप ट्रांजिस्टर को, तो बेटा ट्रांजिस्टर को हम एज ए ओप एम्प भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर, और ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। याद रखो बेटा, हम जब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसको कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करना है। कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन ये कौन सा रीजन होता है, छोड़े इन बातों को, ये हमारी किताब में बस इस सिर्फ नाम लिखे कट ऑफ रीजन, इसके पीछे कंसेप्ट है। लेकिन कट ऑफ रीजन में ये हमारे साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ट्रांजिस्टर है इट विल एक्ट्स लाइक ओपन स्विच, ओपन स्विच। अगर आपने ट्रांजिस्टर को एज ए ओपन स्विच इस्तेमाल करना है बेटा, स्विच क्या होता है, स्विच ये होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बल्ब, ये क्या है शाबाश स्पीकिंग से बल्ब है, और आपके घर में यहाँ पे एक मेन बटन होते हैं, बटन टक टुक जिससे आप करते हो, मींस पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हमारे साथ करंट जाते हैं। तो जब आप बटन को ऐसे टक करते हो तो ये ऑन होता है, जब आप इसको दोबारा रिमूव करते हो तो वो क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। तो ये ओपन स्विच, ओपन स्विच। और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर के लिए बोथ आर रिवर्स बायस, बोथ जंक्शन आर रिवर्स बायस। बेटा ये एंटिटीज के लिए आप याद रखो, बोथ जंक्शन आर रिवर्स बायस। दोनों जंक्शन को तुमने क्या करना है शाबाश, रिवर्स बायस करना है, तो फिर वो करंट को जाने नहीं देगा। अच्छा, एक और रीजन हमारे साथ होता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड रीजन बेटा, सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन में हमारे साथ क्या होता है, बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, इसको आपने याद रखना है, बोथ जंक्शन आर वी कैन से फॉरवर्ड बायस। और जो हमारे साथ जो नॉर्मल रीजन है, जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर को जब हम ऑपरेट करते हैं, इसमें एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे साथ रिवर्स बायस। तो फिर वो नॉर्मल को हम कहते हैं एक्टिव रीजन बेटा। कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन। तो तीन किस्म के रीजन है। यहाँ पे एमिटर बेस जंक्शन को हम क्या करते हैं शाबाश, वो हमारे साथ फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे साथ कौन सा होता है, रिवर्स बायस होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन कौन सा होता है, रिवर्स बायस होता है। सो इन कंक्लूजन कि हमारे साथ बेटा तीन किस्म के रीजन है, कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स, सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड, एंड एक्टिव रीजन में हमारे साथ एमिटर बेस जंक्शन क्या होते हैं शाबाश वी कैन से फॉरवर्ड, और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे साथ रिवर्स बायस होता है। सो ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ट्रांजिस्टर है जहां पे दिस वन इज कॉल्ड बेस एंड दिस वन इज कॉल्ड एमिटर एंड दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर। सो दिस वन इज बेस, एंड कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN है। NPN मींस बीच में आएगा P बेटा, तो परे कर दो इस तरह से। सो NPN में ये शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड यहाँ पे हम क्या लगाते हैं शाबाश, यहाँ पे हम वी कैन से एक बल्ब लगाते हैं। ये इस बल्ब को हमने ऑटोमेटिकली क्या करना है शाबाश, ऑन ऑफ करना है। सो दिस पॉजिटिव नेगेटिव एंड वी कैन से पॉजिटिव। ये ट्रांजिस्टर को जब हम एज ए स्विच इस्तेमाल करते हैं, यहां से ये बल्ब तब ऑन होगा जब यहां से इसमें से IC करंट गुजर जाए, और IC और यहां से क्या हो जाए शाबाश, IB करंट हो जाए, और ये दोनों मिलकर क्या बनाए शाबाश, वी कैन से IE बनाए। अच्छा, अगर आप यूजुअली ट्रांजिस्टर को देखें तो कलेक्टर में करंट जाएगा, किससे जाएगा शाबाश, बेस से जाएगा। कलेक्टर में करंट किससे जाएगा, बेस से जाएगा। सो यहाँ पे हम ये कहते हैं, सॉरी दिस इज IB बेटा, IB करंट। सो अगर बेस करंट मेरे साथ क्या है शाबाश, वी कैन से 0 है, देन IC कितना होगा शाबाश, IC विल बी इक्वल टू 0, एंड ए बेस करंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन IC विल नॉट बी इक्वल टू वी कैन से 0। सो आपने फिर क्या करना है शाबाश, इसी ट्रांजिस्टर को तुमने वी कैन से बेस करंट आप 0 बना ले। बेस करंट जब आप 0 बनाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा शाबाश, वी कैन से कि मेरे साथ ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक ओपन स्विच, and a base current is not equal to 0, transistor will act like we can say a closed switch. So you must remember that transistor can be used as an amplifier, transistor can be used as a switch, transistor can be used as an we can say op amp, yani operational amplifier. This was all about we can say the transistor better. अब बेटा हम
डिस्कस करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 18 दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे साथ सबसे पहले जो चीज आता है इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हमने क्या करना है शाबाश, जिसका हमने हवाला देना है ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सके, मालूम कर सके। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एलिवेटर हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका अर्थ हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका सैटेलाइट हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रूम भी हो सकता है जिस रूम में आप बैठे हो बेटा। लेकिन हम जब कागज पर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फिर हम इस पॉइंट का अगर हमने पोजीशन मालूम करना है तो हम कुछ लकीरों का इस तरह सहारा लेते हैं, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ये कॉपी है क्योंकि ये पॉइंट कहां पे पड़ा है, ये प्लेन के ऊपर पड़ा है। सो प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करने के लिए टू डायमेंशंस एनफ होते हैं आई थिंक। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में लकीरों का एक ऐसा सेट होता है जिसकी मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं शाबाश, जिसकी मदद से हम से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम मालूम कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक को बेटा हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference, and the second one is called non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference वो frame of reference है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है, और लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब ये है कि इफ नेट इज इक्वल टू 0, this means accelerating acting of the object will also be equal to what shaba 0. This frame of reference is known as, we can say, inertial frame of reference. So we can say कि such frame of reference in which net force acting on the object is equal to 0 or acceleration is equal to 0, such frame of reference is known as inertial frame of reference. Acceleration is equal to 0 होने के दो मतलब बनते हैं, either velocity should be equal to 0 or we can say change in velocity will be equal to what shabas is equal to 0. Change in velocity 0 होने का मतलब ये है कि body should be moves with uniform velocity. Body should move with uniform velocity. So from here we can say beta कि such frame of reference which is either at rest or moving with uniform velocity, such frame of reference is known as, we can say, inertial frame of reference. The best example of the inertial frame of reference is, we can say, हमारे साथ क्या है शाबाश, जो एलिवेटर्स होते हैं लेफ्ट होते हैं बेटा, such frame of reference is known as inertial frame of reference. या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन बिल्कुल है नहीं, यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्विलिब्रियम में है, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज such frame of reference is known as inertial frame of reference. So hence we can say that inertial frame of reference is such frame of reference in which acceleration is equal to what shabas, acceleration is equal to, we can say, 0. Yeah, the net force acting on the system is equal to 0. Such frame of reference is known as inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference में F net is not equal to 0 होगा और acceleration is also not equal to, we can say, 0 होगा. So यहाँ पे change in velocity is not equal to 0 होगा और यहाँ पे jerk भी 0 के बराबर नहीं होगा बेटा.
यहाँ पे जर्क 0 के बराबर होगा, जबकि दूसरे केस में जर्क इज नॉट इक्वल टू 0. Such frame of reference is known as, we can say, non-inertial frame of reference. कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे पैसेंजर्स या जो लोग उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठे हैं, इसके ऊपर अगर कोई झटके नहीं लगते हैं, तो सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और जहां पे झटके लगते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं जनाब कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हाँ, एक साल एंटिटीज में एक क्वेश्चन आया था कि इससे पहले आपको मैं कुछ बातें कराना चाहता हूँ बेटा. ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस इज टाइम एंड दिस वन इज द एस. सो मेरे ख्याल में ये मैं करवा भी चुका हूँ. यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवर्स नहीं होता है, तो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेकिन बेटा अगर हम टाइम एन एस, यहां पे इसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करेगा. यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पे भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये भी कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. अच्छा, यहां पे अगर टाइम है, यहां पे वी कैन से v है, और ऐसा होगा बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है. इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा. लेकिन बेटा अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए कि वेलोसिटी और टाइम आ जाए और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है. सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? शाबाश, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू इज दैट कि व्हाट यू कैन से अबाउट द अर्थ. अर्थ के बारे में आप क्या कह सकते हो? अर्थ हमारा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? अर्थ हमारे साथ जनाब है या तो इनर्शियल होगा या हमारे साथ क्या होगा? शाबाश, नॉन इनर्शियल होगा. आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ? ओके जनाब, बेटे जरा मुझे एक बात बताइए. दिस इज सन एंड दिस वन इज अर्थ. सो दिस विल रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन. ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व होगा. जब रिवॉल्व होगा तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये असल में लीनियर एक्सेलरेशन है, which is produced in a body due to the change in direction of linear velocity. Linear acceleration है, this means acceleration is not equal to linear acceleration. असल में ये था टेंजेंशियल था और साथ में क्या था? शाबाश, सेंट्रीपिटल था. क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ साथ टेंजेंशियल 0 के बराबर है, तो लीनियर एक्सेलरेशन फिर क्या है? AC है, which is equal to v square divided by r है, which is not equal to 0 है. and hence अर्थ हमारे साथ कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल है. लेकिन याद रखो बेटा, अर्थ तो है नॉन इनर्शियल, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन इतनी कम है कि जनाब हम इसको तसव्वुर करेंगे क्या? शाबाश, इसको तसव्वुर करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो याद रखो बेटा, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट अर्थ विल बी कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ बजाते खुद क्या है? शाबाश, नॉन इनर्शियल है, लेकिन हम तसव्वुर करेंगे इसको क्या? शाबाश, इसको हम तसव्वुर करेंगे एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसके बाद हमारे साथ इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज मीन टू से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज. रिलेटिविटीज के दो थ्योरीज हैं. वन इज कॉल्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STOR, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड GTOR, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. So we can say कि basic laws of physics are the same. These are the two postulates
और ये दो पोस्टुलेट हमें तीन रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वो तीन रिजल्ट है मास डायलेशन, वो दूसरे नंबर पे हमारे साथ है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरे नंबर पे हमारे साथ है टाइम डायलेशन। हाँ, आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिजल्ट ऑफ STOR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड mass dilation. Mass dilation. What is mass dilation? Moving mass is greater than rest mass is called mass dilation. So m is equal to m naught divided by 1 minus v square divided by c square and square root. And this is called rest mass, and this is called moving mass. Moving mass. And if you look the term that is inside the square root 1 minus v square divided by c square, so something is subtracted from the 1, and hence its result should always be less than 1. And taking the square root, it has no doubt it will be now less than 1. Getting? So we can say that the term 1 minus v square divided by c square, let we suppose this should be less than 1, and that is for example 1 over 6. We just suppose. So m is equal to क्या होगा? m naught, that is 1 divided by 6 से क्या बनेगा शाबाश? 6 m naught, and that is we can say m बनेगा. What does it mean? कि moving mass is equal to 6 times of the rest mass. Moving mass is 6 times of the rest mass. जो मूविंग मास होता है वो रेस्ट मास के मुकाबले में कितना गुना ज्यादा है शाबाश? वी कैन से 6 टाइम ज्यादा. मूविंग मास इज 6 टाइम्स ऑफ द रेस्ट मास. सो हेंस वी कैन से कि हमारे साथ बेटा मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा. एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन से मास डायलेशन. If v is equal to c, then m is equal to m naught 1 minus c square divided by c square. कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ गया, will cancel 1 minus 1 0, so this will result infinity. And this is not possible. This is not possible for material object. Not possible. Material object के लिए ये possible नहीं है. Material object, मटेरियल बॉडी ऐसी बॉडी को कहते हैं whose rest mass m naught is equal to 0, जिसका रेस्ट मास 0 के बराबर नहीं होता है. जिसका रेस्ट में 0 के बराबर m naught मतलब जिसका कोई रेस्ट मास नहीं होता है वो नॉन मटेरियल बॉडी होते हैं. लाइक फोटोन. फोटोन हमारे साथ नॉन मटेरियल बॉडी है. सो हेंस वी कैन से बेटा, hence we can say कि if v is equal to c, the mass will be approaches to infinite, which is not possible. उसकी वजह यह है कि इसमें स्पीड के लिए v is equal to we can say infinite mass के लिए हमारे साथ क्या करना होगा शाबाश? we can say इसको infinite force भी चाहिए, which is not possible. दूसरी बात यह है, अगर आप इलेक्ट्रॉन पे ये फार्मूला अप्लाई करें, if electron goes with c, goes with a c, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन पे हम बैठ करते हैं goes with c, तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शाबाश वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. मतलब एक ऐसी चीज जो बिल्कुल नजर ही नहीं आता है उसका मास इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर वी कैन से इलेक्ट्रॉन जो क्या है छोटा, लेकिन इसका मास इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो पूरे यूनिवर्स के ऊपर क्या करेगा शाबाश? वी कैन से छा जाएगा. So hence, if v is equal to
c/2 इसके हाफ जाएं तो फिर क्या होगा शाबाश, देन m इज इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर मतलब c स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू सी स्क्वायर, फिर कैंसल। सो यहाँ से एलसीएम आएगा क्या शाबाश, दैट इज m0 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 4 आएगा, ये तो निकल सकता है। ये क्या होगा, m0 डिवाइड बाई √3 एंड डिवाइड बाई 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2m0 divided by √3, 2m0 divided by √3. This is, we can say, the mass of the moving object. So, for example, for what velocity, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, for what velocity moving mass will be double of rest mass.